Before we proceed our next lecture, let us recapitulate our yesterday's lecture. Yesterday I have started the topic genetics and evolution. As already told you, what is genetics? Genetics means the science which deals with the study of heredity and variations. What is heredity? Heredity is the transmission of characters from one generation to the next. And inheritance, the process by which characters transferred from one generation to the next generation. Then variations, as I have already told you, variations क्या होता? Variation are the differences which are found among the population, among the brothers and sisters, among children and the parents. Though major characteristics are similar, but there are still differences which are able to recognize one person with the other. Those are called variations. Variations we will take later, and then in my previous lecture I told you the branches of the genetics. Branches of genetics, molecular genetics, classical genetics and population genetics. Classical genetics means Mendelian genetics, in which transmission of characters from one generation to the next. Molecular genetics comes to the molecular level, from which these characters are made up of, and these are transmitted from one generation to next. And population genetics is the application of classical genetics in the population level, in which we got the progeny or the children of our own choice. आपने देखा ही होगा आजकल के पेरेंट्स जैसे चाहते हैं कि ब्लू आइज होनी चाहिए बच्चे की, कलर वैसा होना चाहिए, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो हम उसमें डाल सकते हैं पॉपुलेशन के लेवल में, तो वो आ गई पॉपुलेशन. कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जो ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, इसका आइडिया, साइंटिफिक आइडिया लोगों को नहीं था, लेकिन लोगों को इतना आइडिया जरूर था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काज है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कैरेक्टर्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट हो जाते हैं. तो कल मैंने आपको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थीरीज भी बताई थी. ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में क्या था, बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी थीरीज जो मैंने कल आपको बताई थी, उसमें पार्टिकुलेट थ्योरी थी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन वाली थ्योरी थी, उसमें जर्म प्लाज्म की थ्योरी थी, उसमें प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी, फ्लूइड थ्योरी थी. अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने दी थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरीज, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों पेरेंट्स के कुछ न कुछ पार्टिकल्स, कुछ न कुछ फ्लूइड्स ब्लेंड करते हैं और फिर वो आगे जाके चिल्ड्रन में ट्रांसमिट हो जाते हैं. लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था ऑल दीज थ्योरीज आर डिस्कार्डेड. और लास्ट लाइन में मैंने आपको बताया था, जिसमें कहा था वर्ड लिखा था ग्रेगर जॉन मेंडल, और फिर लिखा था फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 to 1884, फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स. जो साइंटिफिक इसकी ट्रांसमिशन थी, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव किसने रखी, मेंडल ने रखी. दैट्स वाई मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा गया. अब मेंडल का नाम आया है, तो मेंडल का मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी तुम्हें. मेंडल कौन थे? मेंडल एक बहुत ही पुअर फैमिली में बॉर्न एक चाइल्ड था. बचपन से मेंडल को अपने फादर के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, अपनी पोल्ट्री में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से बड़े होके मेंडल को कोई डिफिकल्टी नहीं आई अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपिंग थी और उधर से ही मेंडल ने वो सारी चीजें बचपन में ही सीख ली थी. मेंडल एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. 1817 ईयर तक उन्होंने फिलॉसफी की डिग्री ले ली थी. उसके बाद उनको भेजा गया मॉन्स्ट्री में, वहां एक मंक के रूप में, और बाद में उनको वहां का अबॉट बना दिया, हेड मॉन्स्ट्री का बना दिया. वहां से फिर उनको मौका मिला, वो फिजिक्स और बॉटनी स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी गए, और वहां से वापस आए तो मॉन्स्ट्री के जब वो हेड बने, अबॉट बने, तो वहां उन्होंने मॉन्स्ट्री के पास ही अपने गार्डन में उगे हुए पी प्लांट्स देखे. तो मेंडल का इंटरेस्ट जो था वो फिर से जागा, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स के लिए. और मेंडल ने कंटिन्यूसली
1856 से लेके 1863 तक 7 ईयर कंटिन्यू वर्क किया किस पे, गार्डन पी पे, और अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए और लास्ट जो थे वो फॉर्मुलेट किए। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था 7 साल का, जहां मेंडल ने काम किया, पी प्लांट पे मेंडल ने काम किया, जिसका स्वीट पी कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं, बोटेनिकल नेम है पायसम स्टाइवम। 2n = 14। 7 साल के वर्क के बाद मेंडल ने अपने कुछ लॉज दिए, थ्योरीज दी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था 7 साल का, वो मेंडल ने कैसे कंप्लीट किया। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, दैट इज स्वीट पी, पायसम स्टाइवम, और क्रोमोसोम नंबर है इस प्लांट का 2n = 14। इसके पहले मेंडल ने हनी बीज पे, रैट्स पे, एनिमल्स में भी काम किया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मेंडल को एक हम लकी इंसान भी कहेंगे। लक इसलिए कहेंगे कि बाई चांस मेंडल के हाथ में जो प्लांट आया वो प्लांट कैसा था, उसकी एडवांटेजेस क्या थी, वो एडवांटेजेस मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। ये जो पी प्लांट है बेटा, ये पी प्लांट एक एनुअल हर्ब है। 3 मंथ में इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, और इसको कल्टीवेट करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो एक छोटे से लाइफ स्पैन में मेंडल के पास क्या था, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के लिए सीड्स आ जाते थे। फिर क्या है, ये जो प्लांट है, प्लांट चाहे छोटा है, लेकिन इसका जो फ्लावर है पी प्लांट का, वो मैंने आप लोगों को बताया है जब मैंने फैमिली फैबेसी तुम लोगों को करवाई थी 11th में हमारे हर्बल गार्डन में। तुम लोगों ने प्लांट भी देखा है, उसका फ्लावर भी देखा है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती। पी प्लांट के फ्लावर में तुम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर है वो कैसा है, कैलिस्टोगैमस। कैलिस्टोगैमस का मतलब समझते हो ना, फ्यूज्ड है फ्लावर उसका। बाहर मैंने आपको बताया था एक बड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसके अंदर 2 विंग्स हैं, फिर एक कील है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उस प्लांट के, उस फ्लावर के अंदर है। तो दूसरा बेनिफिट क्या था, एक तो फ्लावर का साइज बड़ा था, मैनुअली मेंडल उसको क्या कर सकते थे, मैनुअली हैंडल कर सकते थे। लाइफ स्पैन उसका छोटा था, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक ही प्लांट पे मेंडल को बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले। कंट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर्स। मेंडल ने जब काम शुरू किया तो मेंडल ने क्या किया, 32 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर्स लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया 22 कैरेक्टर्स में, और 22 के बाद मेंडल ने क्या किया, उन कैरेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर में। जो आगे की मेंडल की जो रिसर्च थी वो किस पे गई, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो पी प्लांट का एक बेनिफिट और था कि पी प्लांट जो था उसमें मेंडल को मार्केट में जो सीड अवेलेबल थे वो क्या थे, प्योर लाइन्स थे। प्योर लाइन्स का क्या मतलब है, प्योर लाइन्स हैं व्हेन वी सो द सीड्स वी गॉट द प्लांट्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। जैसा हमने पेरेंटिंग से शुरू किया है वैसे के वैसे पौधे अगर हमें मिल रहे हैं, दोज आर कॉल्ड प्योर लाइन्स। तो मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया, जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, दोज कैरेक्टर्स आर नरेटेड हियर। फर्स्ट कैरेक्टर, देन डोमिनेंट, रिसेसिव एंड क्रोमोसोम नंबर, किस पे वो थे। फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम लें तो मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था, दैट वाज स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट में क्या था, मेंडल का 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, tall plants and dwarf plants, and the factor or the character for tallness and dwarfness is located on chromosome number 4। कौन से क्रोमोसोम पे नंबर पे था इसका, क्रोमोसोम नंबर 4 पे। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, वायलेट और रेड और व्हाइट। इसका कंट्रास्ट कौन सा था, व्हाइट। रेड फ्लावर थे, वायलेट फ्लावर थे, या फिर व्हाइट फ्लावर थे। क्रोमोसोम नंबर कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 1। फर्दर फ्लावर पोजीशन
एक्सिल और टर्मिनल। एक्सिलरी पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पे है। क्रोमोसोम नंबर था 4। देन पॉड शेप फुल इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। पॉड की शेप कैसी थी, पूरा या कंस्ट्रक्टेड। पॉड्स मेरे पास हैं, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। दीज आर पॉड्स ऑफ pea plant, sweet pea, possum, stibum. These pods are full. Full means smooth, not constricted. और constricted होंगी तो इनका ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगी बीच में। तो इसमें क्या था, पॉड शेप में भी मेंडल को 2 टाइप के पॉड्स मिले, एक फुल पॉड्स थे और दूसरे कौन से थे, कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट था पॉड कलर, ग्रीन एंड येलो। तो जो मेरे पास जो पॉड्स हैं दीज आर ऑफ ग्रीन कलर। कैसी है ये, हरे रंग की हैं। और इसके ऑपोजिट जो इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था दूसरा, वो कौन सा था, येलो कलर का था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड। मेंडल ने अगला क्या था, सीड्स। ये जो है इसके सीड्स में तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ बेटा। आर यू एबल टू सी? These are the seeds. ये seeds हैं pea plant के। These seeds are round seeds. इसमें भी मेंडल को 2 टाइप के seeds मिले, round and wrinkled seeds. Round means totally round और wrinkled means which are not totally round. And last one is seed color, yellow and green. These seeds which I have in my palm, these are green seed, and the contrasting feature of other was the yellow seeds. Here I have written 2 things, dominant and recessive. Dominant means the character or the trait which we got in F1 generation. जब प्लांट्स सिलेक्ट किए, प्योर लाइन्स सिलेक्ट किए, उन प्लांट्स को जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जब वो सीड्स कलेक्ट करके सो किए, तो जो पहली जनरेशन आई जिसको हमने बोला F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियर जनरेशन, तो उसमें जो प्लांट का साइज आया, सपोज हमने एक क्रॉस बनाया टाल प्लांट का और डिवार्फ प्लांट का, हाइब्रिडाइज किया टाल वेराइटी को डिवार्फ के साथ। जब इनके क्रॉस बनाने के बाद हमारे पास जो सीड्स कलेक्ट किए, जब हमने उनको सीड्स को सो किया, तो हमारे पास जो कैरेक्टर आया F1 जनरेशन में, उस कैरेक्टर को हमने क्या कहा, डोमिनेंट। और जैसे F1 इसका टाल और डिवार्फ का हम करेंगे तो हमारे पास F1 में क्या आते हैं, सारे प्लांट्स टाल आते हैं, तो वो टालनेस क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। उसने क्या किया, डिवार्फनेस को सुप्रेस कर दिया, इसलिए जो डिवार्फनेस है वो कैसा कैरेक्टर हुआ, रिसेसिव। ये मैं सारा डिटेल में तुम लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी जब मैं क्लासेस आप लोगों को करवाऊंगी। फिलहाल इतना ही रखिए कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो F1 में सुप्रेस कर देता है दूसरे ट्रेट को और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। एंड रिसेसिव ट्रेट द ट्रेट विच सुप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। इज इट क्लियर? ये था मेंडल का। हाँ, और एक बेनिफिट मेंडल को ये भी था कि एक ही पॉट्स में देखो हमें कितने सीड मिले, और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट पी प्लांट था उसमें क्या था, मेंडल को एक ही प्लांट में बहुत सारे सीड्स जो थे वो अवेलेबल थे। और मेंडल ने जो वर्क अपना किया, छोटे से लाइफ स्पैन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे उन्होंने 5, 10, 50 प्लांट्स नहीं लिए, मेंडल ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लिए जिनको उन्होंने हाइब्रिडाइज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्या था, टेक्निक्स क्या इन्वॉल्व हुई मेंडल की, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स उन्होंने अपनाई, आपको मालूम ही है मेंडल ने कौन से किए। मेंडल ने किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स, जिनको मेंडल ने कहा था पी प्लांट्स। पी प्लांट की सिलेक्शन। दूसरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन। थर्ड,
self breeding in hybrid plants for F2 and F3 generation, and fourth one is calculation of seeds. Is it clear? Now let us explain these 4 points. First, selection of pure parent plants. मेंडल ने कैसे सिलेक्ट किया कि ये प्लांट्स जो हैं ये पेरेंट प्लांट्स होंगे? तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट का, जैसे मैंने बोला प्योर लाइन अवेलेबल थी। प्योर लाइन क्या होती है कि प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेशन करना भी इजी है। सेल्फ पॉलिनेशन जब जनरेशन वाइज जनरेशन होती जाए और जो कैरेक्टर बिना छुपे हुए अपने आप को एक्सप्रेस करता जाए बिना कंटेमिनेशन के, उनको हम बोलते हैं प्योर लाइन्स। तो प्योर लाइन का मतलब कि मेंडल ने जब टाल प्लांट के सीड्स लिए, उन सीड को सो किया, एक जनरेशन आई, फिर सीड निकाले, फिर सो किया, फिर प्लांट टाल आए, अगली जनरेशन F2 जनरेशन जब उन्होंने की, फिर प्लांट्स के सीड्स लगाए, फिर देखा प्लांट फिर भी टाल हैं, तो उनको क्या हो गया, एक एथेंटिसिटी हो गई कि ये कौन से प्लांट्स हैं, दीज आर प्योर लाइन प्लांट्स, इनब्रीड प्योर लाइन। ठीक। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स। प्योर प्लांट्स को उन्होंने कौन से प्लांट्स कहा था, पी प्लांट्स कहा था। अब जो पेरेंट प्लांट थे उनकी जब सिलेक्शन हो चुकी, तो फिर मेंडल ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, जिनको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच क्रॉस इज मेड बिटवीन टू वेराइटीज। टू वेराइटीज वर्ड यूज कर रही हूँ, टू स्पीसीज नहीं कर रही हूँ। एक ही स्पीसीज की दो वेराइटीज के बीच में जब हम क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं? इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, टैगिंग, क्रॉसेस एंड कलेक्शन ऑफ सीड्स। सबसे पहला स्टेप लेते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है बेटा? एक मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, शायद तुमने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है। ये प्लांट है, पी प्लांट नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को समझा रही हूँ। इस प्लांट में तुम देख रहे हो इमैस्कुलेशन मीन्स removal of, which I have told you. Mendel got pure parent plants. He made 50% of his plants male and 50% as female plants. तो उस टेक्निक में मेंडल ने क्या किया? मेंडल removed male part of the plants to which Mendel bonds as female plants, and he cut the anthers. Mendel cut the anthers of the plants. Anther means male reproductive parts, and the plants behave as female plants. In the other side, to those plants which Mendel bonds as male plants, from those Mendel removed the gynoecium or carpel. Is it okay? Is it clear? This process of removal of anthers or removal of male or female reproductive parts of the plant is called emasculation. Next point is bagging. What is bagging? When you know this plant is self-pollinated, when Mendel differentiate male and female plants, then the risk of dusting foreign pollens, to remove that risk, Mendel ने क्या किया? Mendel covered the plant with paper bags. Covered the flowers with paper bags, and this process is called bagging. Next is dusting. Dusting means
With the help of fine brush, Mendel collected pollen grains from the selected male plants and dusted them over the stigma of female plant. These are male plants. और एक बार फिर कहती हूँ, these are not Mendel's plant, pea plant. This is another flower. I am showing you just recap, just बताना चाह रही हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट. तो डस्टिंग में क्या है, पोलन ग्रेन्स उठाने हैं मेल वाले प्लांट से और डस्ट कर देने हैं स्टिग्मा जो है वो फीमेल का. इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर क्या करना है, उनको दोबारा कवर कर देना है. नेक्स्ट पार्ट इज टैगिंग. अब मेंडल ने एक दो प्लांट पे तो स्टडी नहीं की थी ना, मैंने तुम्हें लोगों को बताया कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थे, तो जरूरी था हर प्लांट को लेबल करना कि कौन सा प्लांट कौन सी जनरेशन के लिए उगाया गया है. तो उसमें क्या किया, प्रॉपर टैग्स लगाए गए और उस प्रोसेस को कहा टैगिंग. टैगिंग के बाद नेक्स्ट है क्रॉसेस. क्रॉसेस वाला नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है हमने. अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि क्रॉसेस में क्या किया. मेंडल ने 3 टाइप के क्रॉसेस बनाए. क्रॉसेस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन किया. कौन कौन सा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर लिया. सपोज हम लेते हैं स्टेम की हाइट, दैट इज टॉल एंड डिवॉर्फ. दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड. मोनो मीन्स 1 एंड हाइब्रिड मीन्स 2 डिफरेंट वेराइटीज. अगर दूसरे क्रॉस में 2 कैरेक्टर एक साथ लेते हैं, स्टेम की हाइट भी लेते हैं, फ्लावर का कलर भी लेते हैं, तो वो क्रॉस कौन सा आ गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस. और स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर और सीड शेप भी अगर हम रखते हैं तीसरा कैरेक्टर, तो वो कौन सा क्रॉस आ गया, ट्राई हाइब्रिड. इज इट क्लियर? क्या क्या किया मेंडल ने, पहले प्योर प्लांट पी सेलेक्ट किए, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया. 2 स्टेप क्लियर हो गए. तीसरा था जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन. F1 जनरेशन क्या हो गई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन. सपोज हम क्रॉस बनाते हैं टाल और डिवॉर्फ का, तो क्या है, जब टाल और डिवॉर्फ को हम क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो सीड आएंगे उनके, तो उन सीड को जब हम सो करेंगे तो जो जनरेशन आएगी वो फर्स्ट जनरेशन होगी. उसका नाम रखा फर्स्ट फीलियल आर F1 जनरेशन. इज इट क्लियर? फर्स्ट फीलियल आर F1 जनरेशन. थर्ड स्टेप इज सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन. फिर मेंडल ने क्या किया, जो प्लांट F1 जनरेशन में आए, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आए, फिर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, फिर उनको सेल्फिंग होने दिया. सेल्फिंग होने के बाद मतलब उन सीड्स को जब लगाया तो जो अगले प्लांट हो गए वो कौन से हो गए, F2 प्लांट्स हो गए, मतलब सेकेंड फीलियर जनरेशन. फिर उनके सीड आए, फिर उनको सो किया, तो जो आगे प्लांट आए वो कौन से आ गए, F3 जनरेशन. और ये F2 और F3 दोबारा से बताती हूँ, ये सेल्फिंग से हुआ. जैसे मैंने आपको बताया कि पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ सीड्स. फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल के पास जो नॉलेज थी मैथमेटिक्स की, उन्होंने वहां अप्लाई किया उसको बायो में. क्या किया उन्होंने, मैथमेटिकल नॉलेज का मतलब जितने सीड्स थे, कौन सी जनरेशन में कितने थे, उन सब का स्टैटिकल एनालाइज किया और जो मैथमेटिकल उनकी वो जो कैलकुलेशन थी वो करके फिर उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उनकी रेशियोज बताई और वो रेशियो उन्होंने फिर आगे अपने लॉज में डाली. इज इट क्लियर? यहां तक मुझे समझ आता कि आपको समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट इज, इतना सब करने के बाद भी मेंडल का हार्ड वर्क 7 ईयर का 1856 से 1863 तक, मेंडल को अपने लाइफ टाइम में, कब 84 तक जब उनकी डेथ हुई, तब तक उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली उनके काम की. हालांकि उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि जो मैंने ये कह रहा हूं चीजें, मैं ये वाली चीजें क्या हैं, ये आगे जाके सही साबित होंगी, लेकिन किसी ने वो उनकी बातें
उस टाइम नहीं मानी। क्या? रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। क्या रीजन रहे जिससे मेंडल को अपने काम की रिकॉग्निशन नहीं मिली? उसमें पहला है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल एज साइंटिस्ट। मैंने तुम्हें बताया मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो क्या थे? अपॉट थे, एक हेड थे मॉन्स्ट्री के। उनको एक सेपरेट असाइनमेंट मिली थी टीचिंग की, 11-12 ईयर उन्होंने टीच किया, लेकिन वो एक साइंटिस्ट नहीं थे। दूसरा है लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रूम नेचुरल साइंस सोसाइटी। जिस पेपर में उन्होंने, किसमें? प्रोसीडिंग ऑफ ब्रूम साइंस नेचुरल सोसाइटी में अपनी जो फाइंडिंग्स थी उनको नाउ थर्ड वन इज he could not convince himself about his conclusions as he was failed to show results in heartbeat Hirschhorn suggested by Nagali। थर्ड क्या था कि मेंडल अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे थे अपने कंक्लूजन्स के लिए। क्यों? क्योंकि मेंडल ने उस टाइम के जो उनके को रिसर्चर थे, उनके साथ जो उस टाइम में रिसर्च करते थे नैगेली, उनको जब आपने ये कंक्लूजन्स बताए पी प्लांट के, तो नैगेली ने उनको सजेस्ट किया हार्ट बीट के लिए सेम एक्सपेरिमेंट्स, सेम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करने के लिए। तो क्या हुआ कि हार्ट बीट पे मेंडल को पी प्लांट वाले रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि हार्ट बीट हाइरेशियम जो था उसमें प्योर वेराइटीज अवेलेबल नहीं थी। फोर्थ वन इज लैक ऑफ अग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी। मेंडल में वो एग्रेसिवनेस नहीं थी साइंटिफिक फील्ड में अपनी बात को रखने के लिए, वो पोलाइट थे, तो वो भी एक फैक्टर रहा। नेक्स्ट, द साइंटिफिक वर्ल्ड वाज बीइंग रॉक्ड एट दैट टाइम बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उस टाइम जितना भी साइंटिफिक वर्क था, जो भी अटेंशन थी साइंटिस्ट की, वो एकदम से रॉक थी। डार्विन की थ्योरी दे दी थी चार्ल्स डार्विन ने उस टाइम, जो नेचुरल सिलेक्शन थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो सबका ध्यान उस तरफ था, तो मेंडल की तरफ किसी ने कोई तवज्जो दी ही नहीं। नेक्स्ट, मेंडल्स कंसेप्ट ऑफ stable, unblending, discrete units or factors for various traits did not find acceptance from the contemporaries। मेंडल ने जो कहा था कि ये जो ट्रेड्स हैं ये कैसे हैं? स्टेबल है, अनब्लेंडिंग, पहले तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का था ना सबके पास कंसेप्ट, अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट और फैक्टर फॉर वेरियस ट्रेड्स did not find acceptance from the contemporaries। उनके साथ वाले जो साइंटिस्ट थे वो इस बात से कन्विंस्ड नहीं थे। नेक्स्ट, मेंडल्स कंक्लूजन अबाउट हेरिडिटी वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। ही यूज्ड statistical methods and mathematical logic which was unfamiliar to the biologist of that time। नेक्स्ट क्या था? मेंडल ने अपनी रिसर्च में, उसके बाद जो उनका फील्ड रिसर्च में उनको जो रिजल्ट्स आए, उन्होंने उसमें क्या किया? उन्होंने उसका स्टैटिकल एनालिसिस किया और उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक दिया। उन्होंने सीड्स का काउंट किया, उसकी एवरेज निकाली, वो सारी चीजें जो थी विच वर अनफैमिलियर ऑफ अदर बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। जो दूसरे बायोलॉजिस्ट थे उनके टाइम के, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब मैथमेटिक्स की और स्टैटिक्स की जो उसमें इनकॉर्पोरेशन मेंडल ने की, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये भी बायोलॉजी में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, देयर वॉज नो फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स आर मेंडेलियन material they were made of। There was no physical proof for the existence of factors or material they were made of। मेंडल ने जो कहा कि जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि उस टाइम जीन टर्म तो नहीं आई थी,
फैक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, उन फैक्टर्स का किसके वो बने हैं, क्या वो चीज है, क्योंकि तब तक तो थी नहीं सेल बायोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट, तो कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उनका फिजिकल क्या मटेरियल है, किससे वो बने हैं, वो चीज वो वेरीफाई प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये सारे के सारे रीजंस थे बिहाइंड नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क, जिसके कारण मेंडल के टाइम में मेंडल के काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। इज इट क्लियर? ओके। तो मेंडल की डेथ हो गई 1884 में। टिल 16 ईयर 1900 तक कोई भी उनके काम की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। रीडिस्कवरी का मतलब जिस काम को मेंडल डिस्कवर कर चुके थे फिर से उसी काम की डिस्कवरी हुई, और वो किसने कही? इट वॉज ए 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट 3 जगह पे अलग अलग काम कर रहे थे, और उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स थे उनको रीडिस्कवर किया, जो कि मेंडल ऑलरेडी दे चुके थे। वो कौन कौन थे? पहले थे हुगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंट्ज ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन टेस्टरमार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल को, मेंडल्स के जो लॉज थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको रीडिस्कवर किया। और इनमें से हुगो डी वेरिस जो हॉलैंड के थे, उनको जो मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल सोसाइटी, उसको उन्होंने किसमें? फ्लोरा जर्नल में दोबारा से 1901 में पब्लिश किया, क्योंकि उनको मेंडल का ओरिजिनल पेपर भी मिल चुका था उस टाइम तक। इज इट क्लियर? तो मेंडल के डेथ के 16 ईयर के बाद, 1884 से 1900 तक 16 ईयर के बाद उनके काम को जो था वो रिकॉग्निशन मिली, और मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि वो तो मेंडल 16 साल पहले ही काम कर चुके थे। इसके साथ बैटसन और पुनेट और अदर साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने फाउंड दैट मेंडल्स वर्क वाज आल्सो एप्लीकेबल इन एनिमल्स। उन्होंने ये भी बताया कि जो मेंडल का वर्क जो उन्होंने पी प्लांट पे किया है वो एप्लीकेबल है एनिमल्स के लिए। तो बेटा आज हम इतने तक ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में कल लूंगी मेंडल के जो क्रॉसेस हैं, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड, which I have already mentioned here. I will take one by one and please go through the whole topic and your NCERT book. Any doubts जो भी होंगे वो फिर मेरे साथ आप लोग डिस्कस करोगे। ओके, थैंक्स।